बुक इकिगाई चैप्टर 3 लोगोथेरेपी से इकिगाई तक अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीने की कला। लोगोथेरेपी यानी क्या? एक बार विक्टर फ्रैंकल के एक सहयोगी ने एक वाक्य में उनके साइकोलॉजी स्कूल की परिभाषा पूछी तो उन्होंने अपनी राय कुछ इस प्रकार से बयान की। लोगोथेरेपी में मरीज सीधा बैठता है और ऐसी बातें सुननी होती हैं जिन्हें कई अवसरों पर सुनना मुश्किल होता है। फिर सहयोगी ने साइको एनालिसिस के बारे में अपनी राय कुछ इस प्रकार से बयान की। साइको एनालिसिस में मरीज काउच पर लेटा हुआ होता है और कई बार ऐसी चीज़ें बोल देता है जो किसी और समय बोलना इतना आसान नहीं होता है। फ्रैंकल ने अपने मरीजों से पूछे जाने वाले पहले सवाल के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वे हमेशा अपने मरीज से पहला सवाल यही पूछते हैं, आपने आज तक आत्महत्या क्यों नहीं की? इससे मरीज को जीने के लिए कोई न कोई अच्छी वजह मिल ही जाती है और वह उस उद्देश्य के साथ आनंद से अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। फिर लोगोथेरेपी क्या करती है? इसका जवाब एकदम स्पष्ट है। वह आपको जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा मकसद ढूंढने में मदद करती है। लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य समझाने में सहयोग करती है, जिसकी वजह से उनके जीवन को अर्थ प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उन्हें जीने की नई उम्मीद मिलती है और वे नए जोश और उत्साह के साथ आगे का जीवन जीने लगते हैं। साथ ही वे अपनी नकारात्मक कार्यशैली को बदलना और समस्याओं पर विजय प्राप्त करना भी सीख लेते हैं। जीवन के असली अर्थ की खोज में अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना ही फ्रैंकल के जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया। लोगोथेरेपी के अगर संक्षिप्त में बताना है तो उसे नीचे दिए गए 5 बिंदुओं में बताया जा सकता है। 1. लोगों को उनके जीवन में खालीपन, चिंता और निराशा का एहसास होता है। 2. थेरेपिस्ट उन्हें यकीन दिलाता है कि इसका अर्थ है कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। 3. मरीज को उसके जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। 4. मरीज अपनी मर्जी से उस उद्देश्य का चयन करता है या उसे नकारता है। 5. उसे मिले इस नए उद्देश्य की मदद से वह समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है और नई विचारधारा और सकारात्मक नज़रिए से जीवन जीने लगता है। फ्रैंकल का अपने खुद के सिद्धांतों के साथ जीने के लिए और समय आया तो मरने के लिए भी तैयार थे। ऑस्विट्स में जब वह कैद में थे तो उन्होंने अपने अनुभव से एक बात जानी। उन्होंने जाना कि आप लोगों से हर एक चीज़ छीन सकते हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति को किस नज़रिए से देखना है और उसका किस भावना के साथ सामना करना है, यह आज़ादी आप किसी से कभी भी नहीं छीन सकते। ये सभी बातें उन्होंने खुद अपने अनुभव से जानी और बिना किसी की मदद के खुद समस्याओं का सामना भी किया। इसी चीज़ से उन्हें जीवन भर प्रेरणा मिली। अस्तित्व की लड़ाई। जब भी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है या धुंधला होता है तो हमें अपने अस्तित्व के बारे में भी निराशा महसूस होने लगती है। फ्रैंकल इसे किसी साधारण निराशा के समान नहीं समझते। उनका मानना है कि इस निराशा में ऊर्जा होती है जो नव निर्माण की वजह बनती है। इसलिए वह तो इस निराशा को एक सकारात्मक भावना मानते हैं। बाकी थेरेपीज की तरह लोगोथेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी नहीं मानती, उल्टा उसे आध्यात्मिक खोज मानती है। यह तो एक कुदरती प्रक्रिया है जिसमें लोग खुद से या किसी और की मदद से अपने अस्तित्व की खोज करते हैं। इसकी मदद से वे एक नई संतुष्टि की अनुभूति पाते हैं और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने की यात्रा करते हैं। जब भी किसी इंसान को इस प्रकार की मदद की ज़रूरत होती है तो लोगोथेरेपी उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, साथ ही उसके अंदर की दुविधा को दूर करके उसे अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में मदद करती है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग नामक किताब में फ्रैंकल ने अपनी ऐसी कल्पना की है जिसे क्यों का जवाब मिल जाता है, उसे कैसे का भी जवाब मिलता है। अपने अनुभव से फ्रैंकल ऐसा मानते हैं कि हमने आज तक क्या हासिल किया है और हमें आगे क्या हासिल करना है। इसके बीच जो अंतर होता है वही हमारे अंदर तनाव का निर्माण करता है। यही तनाव हमारे अच्छे स्वास्थ्य की वजह बनती है। जब हमें अपने जीवन में कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो हम आराम तलब और सुस्त जीवन जीना पसंद नहीं करते, उल्टा हम चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। इसके विरुद्ध आज के आधुनिक समाजों में लोग उन्हें क्या करना अच्छा लगता है वह करने की बजाय उन्हें जो बताया जाता है वह करते हैं। खुद की पसंद का काम छोड़कर दूसरे जो काम कर रहे हैं वह काम करते हैं।
सिर्फ आर्थिक आज़ादी मिले इस भाग दौड़ में वे अपने मन के खिलाफ काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कभी कभी यह आंतरिक लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर पहुंच जाती है कि आत्महत्या के विचार उनके मन में आते हैं। संडे न्यूरोसिस इसका ही एक प्रकार है। इतवार या छुट्टी के दिन लोगों के सामने कोई व्यावसायिक कार्य या कोई दूसरा काम ना होने की वजह से उन्हें सुबह उठते वक्त उद्देश्य नहीं मिलता। उन्हें अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है। आज मैं उठकर क्या करूँगा? इस सवाल का जवाब उन्हें ढूंढना पड़ता है। आज का दिन खुशी से कैसे बिताएं? इस सवाल के जवाब की वे खोज करने लगते हैं। असल में वे इकिगाई की खोज करने लगते हैं। हिसाब से जब भी किसी इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है तो वह अपने अस्तित्व की यह लड़ाई जीत लेता है। फ्रैंकल अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने अपने उद्देश्य को कीर्ति में परिवर्तित किया। जब वह अपने भूतकाल में झांक कर देखते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया है और इसके प्रति उन्हें संतुष्टि का एहसास होता है। लोगोथेरेपी के माध्यम से अच्छे जीवन की ओर यात्रा। कुछ महत्वपूर्ण बातें। सार्थ कहते हैं कि हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाते नहीं हैं, बल्कि उसे खोज कर निकालते हैं। हम में से हर एक के पास जीवन का उद्देश्य होता ही है और जीवन के हर पड़ाव पर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। जिस प्रकार से अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं तो वैसी चीज़ें घटने लगती हैं, उसी प्रकार अगर हम अपने लक्ष्य पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वह चीज़ हमसे अपने आप दूर जाती है। खुश मिजाज और जोशपूर्ण माहौल में निराशा और नकारात्मकता दूर जाती है। हम में से हर किसी के पास असाधारण और महान कार्य करने की क्षमता होती है। हम उस महान लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम किस परिस्थिति में हैं, बल्कि इस पर करता है कि हम उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। अगले कुछ पन्नों में हम फ्रैंकल के किए हुए परीक्षणों की जानकारी लेने वाले हैं, जिनकी मदद से हमें यह पता चलेगा कि जीवन के उद्देश्य से हमारे जीवन पर कैसा असर होता है। केस स्टडी 1। विक्टर फ्रैंकल। जर्मन प्रताड़ना शिविर में जो कैदी थे, उनका अध्ययन करने के बाद मनोवैज्ञानिकों को यह पता चला कि जिन कैदियों को वहां से बाहर जाने के बाद बाहर के जगत में कुछ करना था, उन लोगों के जिंदा बाहर आने की उम्मीद ज़्यादा थी। फ्रैंकल के बारे में भी यह बात सही साबित हुई। वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने जब लोगोथेरेपी की कार्यशाला शुरू की तो उन्हें पता चला कि वह खुद इसका पहला मरीज है। फ्रैंकल को एक लक्ष्य हासिल करना था, जिसकी वजह से वह उन शिविरों में अपने आप को संभाल पाए। वहां से बाहर आकर वह जब ऑस्विस में आए तो उनके पास सभी बातें लिखित में थी और उन्हें उन बातों को प्रकाशित करना था। जब उनका सभी लेखन जब्त कर लिया गया तब भी वे सभी बातें फिर से लिखने के लिए तैयार थे। शायद यही वजह थी कि शिविर में हो रहे जुल्म वह सहजता से झेल पाए। इतना ही नहीं, टाइफस जैसी खतरनाक बीमारी से भी वह अपने आप को बचा पाए और उनका जीवन को अर्थ प्राप्त हुआ। वह हर पल हर हाल में अपना अध्ययन जारी रखते थे और उससे संबंधित जो भी बातें उन्हें लिखनी होती थी उन्हें वह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिख कर रखते थे। केस स्टडी 2। अमेरिकी राजनीतिज्ञ। उत्तरी अमेरिका से एक राजनयिक फ्रैंकल से पुनः उपचार वहीं से प्रारंभ कराने आए थे जिसे कि उन्होंने 5 वर्ष पहले अमेरिका में लेना शुरू किया था। जब फ्रैंकल ने उनसे पूछा कि पहली जगह पर उन्होंने उपचार लेना क्यों शुरू किया था, तब राजनयिक ने बताया कि वह अपनी नौकरी और देश की परराष्ट्र नीतियों से नफरत करते हैं। इन नीतियों का उन्हें पालन करना तथा करवाना पड़ता है। वह जिस अमेरिकी मनोविश्लेषक से वर्षों से उपचार करा रहे थे, वह यही कहता था कि राजनयिक अपने पिताजी और उसी तरह अपनी सरकार तथा नौकरी के साथ, जो दोनों पितृसत्तात्मक छवि का प्रतिनिधि हैं, शांति कायम करें ताकि वैचारिक भिन्नता कम होती दिखे। फ्रैंकल ने महज कुछ सत्रों के बाद उन्हें बताया कि उनकी परेशानी इस वजह से है कि वह कोई अलग करियर पकड़ना चाहते हैं, और राजनयिक ने उस विचार को दिमाग में रखते हुए अपना उपचार पूरा किया। 5 वर्षों के बाद फ्रैंकल को पूर्व राजनयिक ने बताया कि अब वह किसी दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। वह किसी भी इलाज के बिना अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। फ्रैंकल की राय में उस राजनयिक को वर्षों तक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कराने की ज़रूरत ही नहीं थी। असल में उन्हें मरीज समझने की भी ज़रूरत नहीं थी। वह तो अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में थे। जब उनको उनके जीवन का असली मकसद मिला तो अपने आप ही वह ज़्यादा आनंददायक और संतुष्ट जीवन जीने लगे। केस स्टडी 3। आत्महत्या की कोशिश करने वाली माँ।
एक माँ जिसका 11 साल का लड़का दुनिया छोड़कर चला गया था, फ्रैंकल के क्लिनिक में अपना इलाज करवाने के लिए आई। उसका दूसरा लड़का जन्म से लकवाग्रस्त था और उसने उस बेटे के साथ अपने आप को भी ख़त्म करने की कोशिश की थी। लेकिन उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य है और वह जिंदा रहना चाहता है, लेकिन अगर उसकी माँ ने उसे मार डाला तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उस महिला ने अपनी यह समस्या चर्चा सत्र में सभी के सामने रखी। उसकी मदद करने के लिए फ्रैंकल ने एक दूसरी महिला को स्टेज पर बुलाया और उसे ऐसी कल्पना करने के लिए कहा कि वह बूढ़ी हो चुकी है और जीवन की आखिरी सांसें गिन रही है। उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ होने के बाद भी जीवन व्यर्थ हो गया। जब यही प्रयोग आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला को अपने को मृत्युशैया पर पड़ा मानकर करने के लिए कहा गया, तो उसे लगा कि उन दोनों बच्चों के लिए उससे जो भी मुमकिन था उसने किया। उसने अपने लकवाग्रस्त बच्चे को अच्छा जीवन दिया और उसे दयालु तथा समुचित रूप से खुशहाल व्यक्ति के रूप में बदल दिया। वह रोते हुए कहने लगी, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं शांतिपूर्वक अपने जीवन पर नज़र डाल सकती हूँ, जिसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि मेरा जीवन सार्थकता से भरा है और मैंने पूरी तरह से जीने के लिए मेहनत की है। मैंने अपनी सर्वोत्कृष्ट कोशिशें खासकर अपने बेटे के लिए की। मेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। इस प्रकार अपने को मृत्युशैया पर पड़ा मानने की कल्पना और अतीत पर नज़र डालने के लिए कहने से आत्महत्या की इच्छुक उस महिला को उसके जीवन का मकसद पता चल गया और एक ऐसा लक्ष्य भी मिला जिसके बारे में वह अभी तक सजग नहीं थी। केस स्टडी 4। दुख से पीड़ित डॉक्टर। एक बार एक बुजुर्ग डॉक्टर फ्रैंकल से थेरेपी लेने के लिए आए। 2 साल पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, जिस वजह से वह काफ़ी दुखी थे। इस निराशा से बाहर आने के लिए कोई इलाज तलाशने वह आए थे। उन्हें कोई भी सलाह देने और यह जानने से पहले कि उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं, फ्रैंकल ने उनसे पूछा कि मान लो तुम्हारी पत्नी की जगह तुम्हारी मृत्यु हुई होती तो क्या हुआ होता। डॉक्टर ने घबरा कर कहा कि उसकी पत्नी तो काफ़ी सीधी थी, उसे काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ती, काफ़ी पीड़ाएं सहन करनी पड़ती। यह सुनकर फ्रैंकल ने कहा, देखा डॉक्टर, आप कितने महान हो। आपने अपनी पत्नी को इन सभी तकलीफ़ों से बचाया। आप खुद दुख भुगत रहे हो, लेकिन आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो कि उन्हें इन सभी से मुक्त किया। यह सुनकर वह डॉक्टर बिना कुछ बोले कुछ पल फ्रैंकल का हाथ अपने हाथ में लिए रुके और चले गए, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। वह अपनी पत्नी का गम सहने लायक हो गए। उनके जीवन को नया उद्देश्य मिला था। मोरिता थेरेपी। जिस दशक में लोगोथेरेपी की खोज हुई, उसी दशक में कुछ साल पहले जापान में शोमा मोरिता ने भी जीवन उद्देश्य के आधार पर एक थेरेपी को विकसित किया था। इसका उपयोग न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) और ऑपरेशन या इलाज के बाद आने वाली निराशा से लड़ने के लिए होता है। एक मनोचिकित्सक होने के साथ साथ शोमा मोरिता जैन बुद्धिस्ट भी थे। उनके इलाज करने के तरीके ने जापान पर एक अनोखी आध्यात्मिक छाप छोड़ी है। ज़्यादातर पश्चिमी मनोपचारों में इंसान की भावनाओं पर काम किया जाता है। उन्हें अपनी भावनाओं पर काम करने की या उन्हें काबू में रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम जिस प्रकार की भावनाएं अपने मन में रखते हैं उसी प्रकार से सोचते हैं, और जिस प्रकार की सोच रखते हैं वही चीज़ें हमारी क्रिया में भी व्यक्त होती हैं। इसके विपरीत मोरिता थेरेपी में भावनाओं को जानकर उनको स्वीकार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वह ऐसा मानते हैं कि भावनाएं हमारी क्रियाओं को दिशा देती हैं। अभी हमारी जो भावनाएं हैं उन्हें स्वीकार करने के साथ साथ नई भावनाओं का निर्माण करने की कला भी सिखाई जाती है। मोरिता के हिसाब से यह कला अनुभव से और कोशिशों से हासिल की जा सकती है। मोरिता थेरेपी में किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज करने की सलाह नहीं दी जाती, उल्टा इसमें हमारी इच्छाओं, आकांक्षाओं, डरों, निराशाओं व चिंताओं आदि सभी भावनाओं का स्वीकार करने की सलाह दी जाती है। मोरिता थेरेपी एंड द ट्रू नेचर ऑफ एंग्जाइटी बेस्ड डिसऑर्डर नामक किताब में मोरिता लिखते हैं, आपको भावनाओं के बारे में समृद्ध होना चाहिए। मोरिता नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने की संकल्पना के बारे में एक कथा के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं। वे कहते हैं, समझो किसी गधे को एक खंभे से बांध कर रखा जाए तो वह अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता रहता है। उस कोशिश में वह खंभे के ही गोल गोल चक्कर लगाता है, लेकिन उसे लगता है कि उसने बड़ी लंबी यात्रा की है।
वह जितनी कोशिश करता है उतना ही उसका उस खंबे से नाता और गहरा होता जाता है। इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। वह जितना अपने सनक भरे विचारों से दूर भागने की कोशिश करता है उतना ही वह उन विचारों से और जुड़ता जाता है। मोरिता इलाज पद्धति के मूल सिद्धांत। 1. अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। जब आपको किसी काम के बारे में सनक भरे विचार आ रहे हों तो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करें या उनसे भागने की कोशिश भी नहीं करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वे विचार और भी गहरे होते जाएंगे। इंसानी भावनाओं के बारे में बताते हुए जैन मास्टर कहते हैं कि आप अगर समंदर की लहर को दूसरी लहर से तोड़ने जाओगे तो समंदर की गहराई में कहीं खो जाओगे। हम कोई भी भावना गढ़ नहीं सकते, वह तो अपने आप निर्मित होती है। हमें तो सिर्फ उसका स्वीकार करना होता है, उसका स्वागत करना होता है। भावनाएं मौसम की तरह होती हैं, हम उनका अंदाज नहीं लगा सकते, बस उनको बदलते देख सकते हैं। इस बारे में बताते हुए वह वियतनामी संत तिक न्यात हन की एक पंक्ति याद दिलाते हैं। उस पंक्ति में तिक न्यात हन अपने अकेलेपन से बात करते हुए कहते हैं, आज तुम कैसे हो, चलो दोनों साथ में बैठते हैं और मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। 2. जो कर रहे हों वही करें। लक्षणों को नज़रअंदाज किए बगैर आप जो कर रहे हों वह करते रहें, क्योंकि इलाज पद्धति अपना काम करती रहेगी। हमें बस अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते रहना है। अगर परिस्थिति को स्वीकार करने से तकलीफ़ हो रही है तो उस तकलीफ़ पर ध्यान केंद्रित करें। उसके लिए किसी भी प्रकार के काल्पनिक या बौद्धिक बहाने नहीं तलाशें। इलाजकर्ता का काम इतना ही होता है कि वह मरीज को परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करे। मोरिता इलाज में कभी भी लोगों को वजह ढूंढने के लिए या स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा जाता, उल्टा उन्हें उनकी क्रियाओं से और अनुभव से सीखने की छूट दी जाती है। पश्चिमी मनोचिकित्सा में जिस प्रकार से डायरी लिखकर टिप्पणियां करने की सलाह दी जाती है, वैसी कोई सलाहें यहाँ नहीं दी जाती। उल्टा अपने अनुभव के आधार पर लोगों से खुद उजागर करें, ऐसी सलाह दी जाती है। 3. अपने जीवन उद्देश्य की खोज करें। हम अपनी भावनाओं पर भले ही नियंत्रण नहीं पा सकें, लेकिन अपनी दिनचर्या पर काबू जरूर पा सकते हैं। इसलिए हमारे पास जीवन का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और मोरिता मंत्र का पालन करने की तैयारी होनी चाहिए। अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं भी क्या करूं? ऐसे सवालों के जवाब हमें अपने अंदर ही मिलते हैं, बस उन्हें खोजने और अपने अंदर के इकिगाई को ढूंढने की तैयारी चाहिए। मोरिता थेरेपी के 4 पड़ाव। मोरिता थेरेपी लगभग 15 से 21 दिन तक चलती है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। अलग रहना और आराम। 5 से 7 दिन। पहले हफ्ते में मरीज को एक कमरे में आराम करने के लिए भेजा जाता है और बाहरी जगत की चीज़ों से अलग रखा जाता है। टीवी, किताबें, दोस्त, इन सभी से उनका संपर्क तोड़ा जाता है। मरीज ज़्यादातर समय सोया हुआ रहता है। इस बीच इलाज करने वाला व्यक्ति उसे कई बार मिलने जाता है, हालांकि वह भी उससे मिलना टालता है। इस दौरान व्यक्ति को अपनी भावनाओं में होने वाले बदलाव का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। इन 7 दिनों में कुछ भी नहीं करने की वजह से मरीज काफ़ी परेशान हो जाता है और कुछ भी करने के लिए उतावला हो जाता है, जिसके बाद उसे चिकित्सा के अगले चरण में भेजा जाता है। 2. हल्का पेशेवराना प्रशिक्षण। 5 से 7 दिन। इस चरण में मरीज शांत माहौल में कामों को दोहराता है। ऐसे कामों में से एक के तहत उसे डायरी में अपने विचारों और भावनाओं को लिखने को भी कहा जाता है। मरीज 1 हफ्ते तक एकाकी जीवन बिताने के बाद बाहर निकलता है, कुदरती माहौल में टहलता है और श्वसन संबंधी व्यायाम करता है। वह बागवानी, चित्रकला या पेंटिंग जैसे हल्के फुल्के कार्य करता है। इस दौरान उपचारकर्ता के अलावा और किसी को भी मरीज के साथ बात करने की अनुमति नहीं होती है। 3. पेशेवराना थेरेपी। 5 से 7 दिन। इस दौरान मरीज को शारीरिक गतिविधियों वाले काम दिए जाते हैं। डॉक्टर मोरिता अपने मरीज को पहाड़ पर ले जाते हैं और उससे पेड़ काटने जैसे काम करवाते हैं। इसके साथ ही लिखना, पेंटिंग या सिरामिक बर्तन बनाना जैसे काम भी बताए जाते हैं। इस चरण में मरीज संबंधित लोगों के साथ केवल काम के बारे में बातचीत कर सकता है। 4. सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ना। इस पड़ाव में मरीज अस्पताल छोड़ देता है और उसे सामाजिक जीवन में फिर से प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद भी व्यक्ति थेरेपी के दौरान सीखे हुए ध्यान और कला का इस्तेमाल करता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद होता है, दुनिया को एक नया और ऐसा विकसित इंसान देना जिसके पास उसके जीवन का कोई उद्देश्य है। एक ऐसा इंसान जो किसी भी सामाजिक या मानसिक दबाव में आए बिना किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करता है।
नाइकन ध्यान पद्धति। जैन मास्टर मोरिता इस आत्म परीक्षण से संबंधित ध्यान पद्धति नाइकन के अभ्यासक हैं। उनकी पूरी इलाज प्रक्रिया इस प्रणाली और ज्ञान पर आधारित है। उनके हिसाब से हर एक को अपने आप से 3 मूलभूत सवाल पूछने चाहिए। 1. मुझे किसी इंसान से क्या मिला है? 2. मैंने उस इंसान को क्या दिया है? 3. मेरी वजह से उस इंसान को क्या तकलीफ़ हुई है? इन सवालों को पूछने के बाद किसी इंसान की वजह से हमें जो तकलीफ़ होती रहती है वह अपने आप कम हो जाती है। सामने वाले इंसान के दोषी महसूस नहीं होने पर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। मोरिता कहते हैं, अगर आप गुस्से में हों और आपका झगड़ा करने का मन कर रहा हो तो 3 दिन रुकें और फिर झगड़े की शुरुआत करें। झगड़े की तीव्रता अपने आप कम हो जाएगी। और अब इकिगाई। लोगोथेरेपी और मोरिता थेरेपी, ये दोनों आप अपने अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी मार्गदर्शक या आध्यात्मिक शिविर की आवश्यकता नहीं है। इकिगाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है। एक बार यह लड़ाई आपने जीती और आपको अपना इकिगाई पक्का हो गया तो सिर्फ साहस के साथ रास्ते पर चलने की ज़रूरत होती है। आगामी अध्यायों में हम इस रास्ते पर चलने के लिए लगने वाले मूलभूत साधनों की जानकारी लेने वाले हैं। आपको उस मार्ग पर चलने की ज़रूरत होगी। आपने जिस कार्य का चुनाव किया है उसके प्रति आपके मन में आस्था है। आपका आहार सही हो, आप कम मात्रा में ही सही लेकिन रोज़ व्यायाम करते हों। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानकर उनका सामना करने की आपकी तैयारी हो तो इस विश्व में परिवर्तन और विकास के कई मौके उपलब्ध होते हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक लेकर जाते हैं। काम को करने की प्रेरणा मिलती है, उस काम में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हैं क्या? धन्यवाद।